स्वागत है आपका ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। अघाड़ी सरकार पर लगातार सेंट्रल एजेंसियां अपना गोला दाग रही हैं। नवाब मलिक के बाद आज शिवसेना पर आईटी की गाज गिर गई। शिवसेना का बड़ा नाम यशवंत जाधव पर आईटी ने छापा मारा और 15 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई। ऐसे आरोप किरीट सोमैया कई बार लगाते आए हैं। शिवसेना और एनसीपी के नपने के बाद अब कांग्रेस का नंबर है, क्योंकि सोमैया ने कांग्रेस और शिवसेना को घेरा है और बोले ठाकरे और गांधी परिवार एक ही हवाला ऑपरेटर के जरिए गुमनाम तरीके से पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। बीएमसी के डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ठेकेदारों से नकदी को डाइवर्ट कर रहे थे। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि इस घोटाले में शिवसेना की बराबरी करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जो आरोप अघाड़ी पर लग रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अघाड़ी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। जो आरोप ये लोग मोदी सरकार पर लगा रहे थे कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है, आज तो 15 करोड़ का घोटाला सामने है, अब क्या कहेंगे ये? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है, राजनीति हो रही है। हालांकि मेरे पास पूरी डिटेल है कि ये जो यशवंत जाधव है किस तरीके से ये 1-2 का 4, 4-2 का 1 करता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था, कैसे उदय शंकर महावर के जरिए ये किरीट सोमैया ने इस शख्स का नाम लिया कि हवाला ऑपरेटर है जो उद्धव ठाकरे सरकार परिवार और सोनिया गांधी के लिए भी यही शख्स जो है वो करता। ये आरोप किरीट सोमैया लगा रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि भाई अगर ये आरोप गलत लगा रहे, मानहानि का केस ठोका चाहिए। लेकिन मैं नहीं जाता इस सब चीज में। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे चल रहा है। राजनीति क्या है, क्या खेल चल रहा है, इसको अभी समझ लेते हैं। क्योंकि और आज मैं लेकर के आया था बहुत सारी जानकारियां, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसके पीछे की राजनीति समझने की आवश्यकता है। यह अघाड़ी सरकार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी एक साइड है और भारतीय जनता पार्टी एक साइड है। दिक्कत तब शुरू होती है जब सरकार में जो शिवसेना है ये इन्होंने तय कर लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज, उनको बेइज्जत करके ही सरकार चलाने के लिए कुछ है नहीं इनके पास। उद्धव ठाकरे के पास एक बहुत बढ़िया मौका था और ये अपॉर्चुनिटी भी थी। इस बात को समझिए कि जब समाज में विपत्ति आती है, वो विपत्ति कई सारी अपॉर्चुनिटीज को भी लेकर के आती है कि उसमें जो कैलिबर वाले लोग होते हैं वो शाइन करते हैं। जब समाज में उथल पुथल होता है तो वो लीडर को फेंकता है। जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया वो बड़ा नेता बन जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यूपी में इसी कोरोना की वजह से योगी आदित्यनाथ का नाम हो गया और महाराष्ट्र में इसी कोरोना की वजह से अघाड़ी सरकार गड्ढे में चली गई। जबकि यूपी गरीब है, साधन नहीं है, पैसे नहीं है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, एरिया इतना बड़ा है। महाराष्ट्र तो ऑलमोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। गांव उस तरह के हैं नहीं जो गरीबी यूपी में देखने को मिलती है। लेकिन फिर आपके यहां से खैर ये तो अलग कहानी हुई। एक तो आपने एक अनएथिकल बनाया गठबंधन, जिसके खिलाफ लड़े उसी के साथ आपने हाथ मिला लिया। अब जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, गाली गलौज भी चल रहा है, जिस तरह की भाषा, अब जो ये मसला आया, ये मसला एक और संकेत कर रहा है जिसे गौर करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें, ये दाऊद इब्राहिम और वो उस गैंग के ऊपर ही जाकर के क्यों टिक रही है?
आरोप लगाने के लिए और भी चीजें लगाई जा सकती हैं, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के मसले को भी उठाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पिन पॉइंटेड होकर के आप एक ही तरह के आरोप हर जगह लगा रहे हो जिसमें अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन होता है। नवाब मलिक के खिलाफ और भी चार्जेस लगे हैं। पिछली बार भी भ्रष्टाचार के आरोप में इनको यह किया गया था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये आरोप और देवेंद्र फडणवीस ने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि ये जमीन खरीद फरोख्त की का मसला नहीं है, ये टेरर फंडिंग का मसला है। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं शरद पवार, शिवसेना वालों को समझ में नहीं आता, लेकिन शरद पवार को समझ में आ रहा है कि कहां ये खेल किस ओर जा रहा है। शरद पवार ने कहा कि भाई ये मुसलमान है इसलिए उसको घेरा जा रहा है। जब धमाके हुए थे तब मैं मुख्यमंत्री था, तो मुझे भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी। भाई कैसे बदनाम करने की कोशिश की गई थी, कैसे आप बच गए, क्या तरकीब आपने निकाली थी, क्यों सब कुछ दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड और उस तरह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कंसंट्रेट कर रही है। शिवसेना इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट लूजर। क्यों? क्योंकि ये आभास हो रहा है कि अमित शाह ने अपनी चाल चल दी है। ये वोरा कमेटी रिपोर्ट को सामने लाने की शुरुआत हो चुकी है जी। और ये वोरा कमेटी रिपोर्ट अगर सामने आई, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, ये अघाड़ी, ये एक ऐसा जिसको कह सके दुधारी तलवार है, एक बार चला नहीं कि अघाड़ी चारों खाने चित हो जाएगी, ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वोरा कमेटी रिपोर्ट है, ये वोरा कमेटी रिपोर्ट जब मुंबई में धमाके हुए थे, ये रिपोर्ट क्या है? ये 12 मार्च 1993, 27 साल के आसपास ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट 11 हुए और हिंदुओं के इलाकों में हुए, और एक ब्लास्ट तो शिवसेना के मुख्यालय के सामने हुआ। राजनीति क्या क्या नहीं करवाती है जी। और किसने कराया ये तो जग जाहिर है। ये दरअसल बाबरी मस्जिद के ढाए जाने का बदला था, जो दाऊद इब्राहिम और मेनन और सारे लोग, ये मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुस्तान में बदला लेने की कार्रवाई थी, और मुख्यमंत्री यही शरद पवार थे। मुसलमानों की वोट के ये लालची इतने ये लोग, मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने एक कांड कर दिया। इन्होंने एक थ्योरी निकाल दी कि 12वां ब्लास्ट भी हुआ था। ये 12वां ब्लास्ट, मैं बार बार कह रहा हूं कि 12वां ब्लास्ट हुआ नहीं। अपने मन में ये मुस्लिम वोट की खातिर कि भाई मुस्लिम इलाके में भी एक ब्लास्ट हुआ है, और ये सब ये एलटीटी का काम है, हिंदू टेररिज्म का काम है। ये शरद पवार, आप ने पूरे कौम को, पूरे हिंदू लोगों को आपने बदनाम करने का, और ये सब कुछ आज उद्धव ठाकरे जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, बाला साहब ठाकरे ने तो पहले कहा दाऊद इब्राहिम और इन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है जी। तो इसके जांच के लिए कमेटी बिठाई गई। कमेटी का नाम था एनएन वोरा कमेटी। इसमें तमाम तरह के लोग थे, आईबी से, पुलिस से, सब एजेंसियों को से इनपुट लेकर के वो रिपोर्ट तैयार की गई जी।
वो रिपोर्ट आज तक बाहर ही नहीं आई। वो रिपोर्ट बाहर नहीं आई। इस देश में दाऊद इब्राहिम की वो ताकत है कि ये कांग्रेस पार्टी, ये एनसीपी, ये जो सेकुलर जमात है, इन लोगों ने इंश्योर किया कि रिपोर्ट कभी बाहर आए ही ना। और मैं आपको बता दूं, धमाका हुआ, दंगे हुए, सब कुछ हुआ, और यही बॉलीवुड, ये थर्ड ग्रेड लोग, इन लोगों ने फिल्में बनाना शुरू किया, और जिसमें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का पिक्चराइजेशन होता था कि ये वो उन्हीं तरह का वेशभूषा घटिया घटिया एक्टर्स के को पहना करके कि जो दंगे करवाते हैं। ये फिल्मों के जरिए, अरे भाई, इन लोगों को तो हिंदुस्तान में तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को, जो इस तरह के लोगों को पद्मश्री दिया करते हैं, इस तरह की फिल्में बनाई गई कि दंगा दाऊद इब्राहिम ने नहीं, बाला साहब ठाकरे ने करवाया। तो ये कमेटी रिपोर्ट आई, पार्लियामेंट में इसे सौंप दिया गया 1 अगस्त 1995। बवाल मचा कि भाई जमा करो जमा करो जमा करो। 11 पेज, और वो भी मैं आपको कहानी बता दूं, ये एक लीडर हैं, टीएमसी में थे, दिनेश त्रिवेदी। इन्होंने 16 अगस्त 1995 में जो है वो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट भी गए कि भाई इस रिपोर्ट को ये करो, और जो ऑर्डर वहां से आया कि भाई टेबल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, ये पूरी रिपोर्ट 100 पेजेस की है, और कांग्रेस पार्टी की उस वक्त सरकार थी। 100 पेजेस नहीं डाले, 11 पेज पार्लियामेंट में रख दिया गया जी। और जहां जहां इन लोगों के नाम थे, दाऊद इब्राहिम का नाम था, उस पेज को ही हटा दिया। मैंने वैसे वैसे 11 पेज को चुन चुन के इन लोगों ने निकाल के रख दिया सामने, जिसका कोई माने मतलब नहीं था, और बाकी चीजों को छिपा ले गया। मैं भी पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, ये संडे गार्जियन में एक पूरी आर्टिकल छपी, उन लोगों से बातचीत करते हुए, उन आईबी ऑफिशियल्स जिन्होंने इसमें इनपुट दिया था। नाउ दे आर रिटायर्ड, 27 साल हो गए। मैंने जिन नेताओं को सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए, वो अभी भी दे आर कॉलिंग द शॉट्स। तो वोरा कमेटी रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है उसमें जो लोग बता रहे हैं, जो रिपोर्ट छपी, जो आईबी ऑफिशियल्स के ताल्लुक से जो बयान आया, उसमें रिपोर्ट मेंशन ₹5 crore was given to another politician through Hawala to help him in contesting 1990 election. The report also had the name of former CM. ये कौन सीएम है? ये सीएम कौन है? और ये रिपोर्ट बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है, ये कमेटी की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट के द्वारा सैंक्शन की गई कमेटी की रिपोर्ट है ये जी। और डिटेल में बताया गया है कि उस रिपोर्ट में इस चीफ मिनिस्टर का नाम सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है। शरद पवार से क्यों नहीं पूछा जाता जी? मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, कौन है वो? आगे क्या लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में? अनदर इनपुट वाज दैट अ पार्ट ऑफ एनेक्सचर ऑफ द वोरा कमिटी रिपोर्ट showed how 2 transactions of ₹5 crore each was given by Daud in 1992 to a relative of the chief minister who later himself became a politician. रॉकेट साइंस की जरूरत है। वोरा कमेटी रिपोर्ट में सबके नाम लिखे हुए हैं, और ये रिपोर्ट अखबार में छपी है, जिसमें बताया जा रहा है कि दाऊद ने 5-5 करोड़ रुपए दिए, 2 बार 10 करोड़ रुपए हो गए। 1992 में
एक चीफ मिनिस्टर और उसके रिलेटिव को, जो बाद में वो भी पॉलिटिशियन बड़ा बन गया। पूछे भाई, शरद पवार बताएंगे भाई इसका क्या मतलब है? कोई पत्रकार वहां पूछेगा नहीं भाई। वो चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का रिलेटिव जो बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ा बन गया। शरद पवार से पूछ लो, अजीत दादा से पूछ लो, कोई तो बताए भाई, कोई somebody should throw the light। आप लोग महाशक्तिशाली लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर, आपके एक इशारे पे करोड़ों रुपए की, करोड़ों लोगों की जिंदगी वो इधर से उधर जा सकती है। इतना छोटे से सवाल का जवाब नहीं देंगे। द नेक्स्टर एज द ऑफिशियल रिकॉल्स, ये संडे गार्जियन में छपी हुई रिपोर्ट है कि वो जो आईबी ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व था, एज द ऑफिशियल रिकॉल्स हैव prominently mentioned the name of a very powerful leader from the Congress who at that time was a middle level operative but is now among top 10। ये गुजरात से आते हैं, बड़े लीडर और टॉप के लीडर बन गए। उसमें छोटा मोटा ऑपरेटिव था। कब? 95 के समय, है ना? मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब फॉर्मर टॉप आईबी ऑफिसर सेड, ये संडे गार्जियन को मैं कोट कर रहा हूं, गुजरात बेस्ड लीडर्स वेर प्रोमिनेंटली मेंशन्ड इन द एनेक्स्चर। इफ द होम मिनिस्टर डिसाइड्स टू समन these annexures, if he has not seen them till now, he will find very similar names in them। कि सारे जाने पहचाने नाम जो है वो मिल जाएंगे। अब ये हकीकत है। ये रिपोर्ट कहाँ है? ये रिपोर्ट अमित शाह जी के दफ्तर में है। और इसलिए ये जो आर पार की लड़ाई का ये जो धमकी दिया जा रहा था कि हम तुम्हारे 3.5 पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे ये पकड़ लेंगे, नवाब मलिक ईडी के हिरासत में गए और इन लोगों की घिग्गी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इनको भी एक गेम प्लान समझ में आ गया कि अमित शाह तो बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के। वोरा कमेटी रिपोर्ट सामने आई तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? तो शिवसेना का। ये सारे शिव सैनिक पूछेंगे कि किसके साथ हाथ मिला लिया। जिन लोगों ने अपने नाक के नीचे हिंदुओं को कटने दिया, जिन लोगों ने दाऊद इब्राहिम के पूरे नेटवर्क को बचाया, मतलब ना ही बचाया, उसको प्रोटेक्शन दिया, जो लोग दंगाई को बचा रहे थे, जो लोग दाऊद इब्राहिम के लिए बैटिंग कर रहे थे, जो लोग दाऊद इब्राहिम को फंड कर रहे थे, उसके साथ आपने हाथ मिला लिया। अब जब इस तरह के नाम आएंगे तब तो केस भी चलेगा, गिरफ्तारी भी होगी। वो तमाम जो टेररिस्टों के ऊपर जो धाराएं लगती हैं वो इन नेताओं के ऊपर लगेगा। कहां जाएंगे ये? और यही गेम लग रहा है कि इतनी करवाहट हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है, ये उसी रास्ते जा रहा है। देखना ये है कि ये तो कार्रवाई एक तो हो गई, नवाब मलिक तो चले गए। नवाब मलिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुसलमानों का वोट चाहिए इनको, और हिंदुस्तान में ये सेकुलर ब्रिगेड जो है, इसकी एक ये बीमारी है, दिमाग में ये कीड़ा है कि किसी भी मुस्लिम लीडर हो, खिलाड़ी हो, ऑफिशियल हो, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है, ये छाती पीटना चालू कर देते हैं। लेकिन ये मसला गलत रास्ते चला जाएगा, शरद पवार भी बैकफुट पे है। और इसी संदर्भ में आज जो छापेमारी हुई है, वो जो छापेमारी हुई है उसमें ये मालूम चल पड़ रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस दुबई से भी हुए हैं। अब जैसे मुंबई और दुबई, ये दोनों का कनेक्शन लगता है, ये 90s
50% चांसेस वही होता है कि इसमें जो है वो डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। अब आगे इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है कि ये जो धमकी संजय राउत दे रहे थे कि हम भी नहीं छोड़ेंगे, 3.5 बीजेपी के लीडर को बंद करेंगे, तो किस इंटेंसिटी में ये नवाब मलिक की गिरफ्तारी का जवाब अघाड़ी सरकार की तरफ से दी जाती है, या फिर इस तरह की खबरों के आने के बाद ये लोग चुप बैठ जाते हैं कि भाई जाओ जाने दो नवाब मलिक को, जैसे हमने अनिल देशमुख को छोड़ दिया है वैसे इसको भी छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। तब तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये मसला यही ख़त्म नहीं होगा। किरीट सोमैया जिन्होंने आज ये खुलासा किया, वो 1 दर्जन नाम आज ट्विटर पर डाल दिया कि किसके किसके ऊपर कार्रवाई आगे आगे लिस्ट होने वाली। कल हमने 5 बताया था और उन्होंने तो पूरी लिस्ट ही 12 की दे दी। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है राजनीति की। महाराष्ट्र में बवाल मच रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। 3 पहिए वाली अघाड़ी सरकार के 2 पहिए तो पंचर हो गए, जिसकी वजह से सत्ता खिसकती दिख रही है, और अगर तीसरे पहिए की हवा भी निकल गई तो महाराष्ट्र सरकार की गाड़ी चलना तो दूर स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी। एक के बाद एक घोटाले, हवाला से लेन देन, अंडरवर्ल्ड से जमीनों की खरीदारी अघाड़ी को साफ कर देगी। इतने सबूत, इतने छापे पड़ने के बाद भी कहते हैं कि एजेंसी कार्रवाई क्यों करती है। सवाल जवाब करो तो पेट में दर्द हो जाता है, अस्पताल याद आने लगता है। वैसे तो हंसते हुए डायलॉगबाजी हो रही थी कि हम लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ना तो दूर अस्पताल का बिस्तर पकड़ लिया। अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखो कहां कहां से पैसे निकलेंगे और कौन कौन जेल जाएगा, और तीसरे पहिए का भी नंबर आना तय है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।